हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हिस्ट्री में हमारा आज टॉपिक है मगध एम्पायर। मगध पढ़ते हैं हम, जिसमें मगध का उत्कर्ष हम पढ़ेंगे, मगध का ओरिजिन पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। तो जो मगध का उत्कर्ष वाला चैप्टर हमारा है, यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम मुख्य रूप से जो कह सकते हो अध्ययन कर रहे हैं किस चीज के ऊपर कि किस प्रकार से मगध में एक सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, मगध में किस प्रकार एक नवीन सत्ता स्थापित होती है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे मगध में हमें कौन कौन से वंश शासन मिल रहे हैं। 3 वंश का शासन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें 3 वंश कौन कौन से हैं। हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है। तो पहला जो वंश है वो कौन सा है? हर्यक वंश। कौन सा वंश है? पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन काल पढ़ेंगे हम। इस वंश का जो संस्थापक है, वो संस्थापक कौन है? पहला शासक है बिंबिसार। पहला शासक कौन सा है हर्यक वंश का? बिंबिसार है। हर्यक वंश है। हर्यक वंश का शासनकाल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हर्यक वंश का जो शासनकाल का जो समय है वो किस प्रकार व्यतीत हुआ, मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ। तो हर्यक वंश का जो समय है, यानी जो हर्यक वंश है वो कब से कब तक रहा? 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो हर्यक वंश का शासनकाल कहलाता है। इस समय हर्यक वंश के शासकों ने क्या है? भारत पर शासन किया था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार इस वंश का संस्थापक है। और यह जो बिंबिसार है वह 544 से लेकर 492 ईस्वी, 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा रहा। 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक यह गद्दी पर रहा। अब यह लगभग हमारा जो समय है वो 52 सालों का है। लगभग जो 52 साल है उसने शासनकाल रहा, यानी बिंबिसार का जो शासनकाल है वो लगभग कितना है? 52 वर्षों का है। ठीक है, बिंबिसार का जो शासनकाल है वो भारत के इतिहास में माना जाता है कि लगभग 52 साल तक बिंबिसार ने क्या है? भारत पर शासन किया था। ठीक है, बिंबिसार का शासनकाल 52 वर्षों का है। 544 ईसा पूर्व में उसने क्या है? एक नए साम्राज्य हर्यक वंश साम्राज्य की स्थापना की और उसने यहाँ पर एक नवीन वंश हर्यक वंश की स्थापना की। तो कई लोग यह कंफ्यूजन में रहते हैं कि हर्यक वंश और शिशुनाग वंश एक ही है। कई लोग ये बात कहते हैं कि हर्यक वंश और जो शिशुनाग वंश है वो एक ही है, परंतु वास्तव में यह क्या है? एक नहीं है। कैसे एक नहीं है? क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग है। अलग अलग शासकों ने इसकी स्थापना की है। हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, हर्यक मतलब हर्यक मतलब ये बात की गई जहर से, और शिशुनाग होता है शिशु नाग, यानी नाग का बच्चा। ठीक है, तो वहीं पर ये कई लोग अनुमान लगाते हैं कहीं शिशुनाग वंश और हर्यक वंश एक ही नहीं है, परंतु ये एक नहीं है। यह अलग अलग जो हैं शासक थे, यह अलग अलग शासक है। अब इनमें हम बात करते हैं कि जो बिंबिसार है उसका वर्णन कहाँ कहाँ हमें प्राप्त होता है। तो बिंबिसार एक ऐसा व्यक्ति था जो उस समय के 2 लोगों के समकालीन है। कौन कौन से? महावीर स्वामी और दूसरा महात्मा बुद्ध। ये दोनों के समकालीन है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के दोनों के समकालीन है। तो बिंबिसार एक ऐसा व्यक्ति है प्राचीन भारत का जो महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के समकालीन है। तो इसी कारण जो जैन ग्रंथ हैं वो भी बिंबिसार का वर्णन करते हैं
और जो बौद्ध ग्रंथ है वह भी बिंबिसार का वर्णन करते हैं। तो जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में क्या है, बिंबिसार का हमें उल्लेख मिलता है। तो जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में मुख्य रूप से बिंबिसार का उल्लेख मिलता है। दोनों ही ग्रंथ ये बोलते हैं कि बिंबिसार महावीर स्वामी का अनुयायी था, बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, परंतु इतिहास की दृष्टि से उसने दोनों को ही सपोर्ट किया, दोनों को ही उसने समान दृष्टि से देखा था। तो जो उस समय का हम कह सकते हैं कि एक प्रमुख व्यक्तित्व था बिंबिसार, वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसके माध्यम से जो है कि एक कंट्रोल यानी कर रखा था उसने तत्कालीन समाज को, तत्कालीन व्यवस्थाओं को। तो बिंबिसार जो है वो महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के समकालीन था, इसी कारण इन दोनों की बुकों में हमें उल्लेख मिलता है मुख्य रूप से। जैन ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ है, ये इसका वर्णन करते हैं। अब बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, महावग है, महाबोधिवंश है, महापरिनिर्वाण है, ये ऐसी बुक है जिनमें इसका उल्लेख मिलता है। और जैन ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्व है, उनमें मुख्य रूप से इसका उल्लेख मिलता है। तो इन किताबों में मुख्य रूप से क्या है कि बिंबिसार का उल्लेख मिल रहा है। बिंबिसार का उल्लेख बौद्ध अनुयायी होने के कारण मिलता है। अब क्या है कि यह जो ग्रंथ है, जैन और बौद्ध ग्रंथ है, यह दोनों ही दोनों ग्रंथ ऐसे हैं जो इस बात के लिए तत्पर हैं कि जो बिंबिसार है वो एक अच्छा व्यक्ति था। तो उस समय का सफल शासक माना जाता है, एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ भी था। तो बिंबिसार प्राचीन भारत का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, एक नए वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश की, और इससे पूर्व हमें कोई भी हर्यक वंश का शासक नहीं मिलता है। मगध में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की है। तो इसके यश और कीर्ति की बातें केवल और केवल हमें इतिहास ही नहीं करता, धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह एक धार्मिक व्यक्ति भी था और एक ऐतिहासिक पुरुष भी है और एक योद्धा भी था। अब जब हम ऐसी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं जिसका उल्लेख या जिसका जो कनेक्शन है वो बहुत से लोगों के साथ में है, तो बात होती है कि बिंबिसार के आखिरकार पिता कौन है, पिता कौन है। तो श्रेणिक भट्टीय ऐसे नाम हमें उनके पिता के मिलते हैं। श्रेणिक भट्टीय ये ऐसे नाम हमें उनके पिता के मिलते हैं। श्रेणिक से उल्लेख मिलता है वो एक सैनिक थे, पहले उसके पिता क्या है, एक सैनिक थे, और भट्टीय शायद उनका नाम रहा होगा। तो विद्वानों का अनुमान है कि शायद उनके पिता भट्टीय हैं और वो सेना में काम करते था, इसलिए उसका नाम श्रेणिक था। सैनिक थे वो, एक सेनानायक रहे होंगे, और उन्हीं सेनानायक के बेटे ने अपने पिता के पश्चात मगध में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। तो मगध में स्वतंत्र सत्ता किसने, बिंबिसार ने स्थापित की थी। उनके पिता कोई स्वतंत्र शासक नहीं थे। सभी साहित्य इस बात के लिए एक मत है कि बिंबिसार के पिता कोई एक सफल शासक या कह सकते हो या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की है, वह एक आम व्यक्ति ही थे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। उनके पिता का हो गया, 52 वर्षों का शासनकाल हो गया, तो एक इसका उल्लेख हो गया कहाँ कहाँ मिलता है। अब बिंबिसार पहला ऐसा व्यक्ति है भारत के इतिहास का जिसने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। साम्राज्यवाद यानी साम्राज्यवाद अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए दूसरे राज्य पर अटैक करना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, यह साम्राज्यवाद की भावना है। तो बिंबिसार पहला व्यक्ति है जिसने साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित होकर आक्रमण किया था। तो बिंबिसार पहला व्यक्ति जिसने साम्राज्यवाद के लिए यानी अभियान किए थे। अब हम बात करते हैं कि इसने साम्राज्यवाद के लिए अभियान किए थे, तो एक ऐसा व्यक्ति है, प्लस इसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए भी कई प्रयास किए थे। ठीक है, इसने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए भी कई प्रयास किए थे। कैसे कि इसने आसपास के क्षेत्रों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। मैत्रीपूर्ण संबंध इसने बनाए थे। अब यह जो मैत्रीपूर्ण संबंध है यह उसके अलग अलग लोगों से बने हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के हैं, तो उसने संबंध बनाए मैत्रीपूर्ण, वैवाहिक संबंध उसने कायम किए, विजय अभियान किए, और इस प्रकार उसने क्या मगध के साम्राज्य को बढ़ा लिया था।
उस समय 16 महाजनपद थे। हम बात करें 16 महाजनपदों की, तो उस समय जो टोटल महाजनपद है वो कितने हैं? 16 थे। अब यह 16 महाजनपद, अब ये जो 16 महाजनपद है वो उस समय प्रचलित थे। एक का राजा खुद था। अब जो उसके पड़ोसी राज्य थे वह उस समय और भी शक्तिशाली थे। जैसे वंजी गणराज्य है, वंजी गणराज्य में जो है वो एक चेटक शासक था उस समय समकालीन इनका, तो वो एक शक्तिशाली शासक था। और जो कौशल है वहाँ पर प्रसेनजीत शासक था, और अंग में बृहदत्त शासक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो उनका एक और पड़ोसी राज्य था जो उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासन था वो था इनका अवंती, और अवंती में उस समय चंड प्रघोत का शासन था। तो इस प्रकार आस पड़ोस के राज्यों में उसके काफी शक्तिशाली राज्य थे, जिनका क्या है कि मगध को भय था। एक नवोदित जो राज्य होता है उसे आस पड़ोस के राज्यों से काफी भय रहता है। तो बिंबिसार जब गद्दी पर बैठा था तो आस पड़ोस के राज्यों से भी उससे भय था कि किसी प्रकार से वह अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने कई सारे कार्य किए थे। उसके आस पड़ोस के राज्य बता चुका हूँ, वंजी में चेटक है, अवंती में जो है वो चंड प्रघोत है, कौशल में प्रसेनजीत है, और इसके बाद में अंग करें, अंग में बृहदत्त है। तो इस प्रकार ये जो चार पड़ोसी राज्य थे उसमें शक्तिशाली राजा थे। वंजी उस समय का सबसे प्रसिद्ध गणराज्य था और सबसे शक्तिशाली गणराज्य माना जाता है। तो इस प्रकार उस समय के शक्तिशाली शासकों से किस प्रकार उसने ट्रीट किया है, यह उस समय बिंबिसार की एक खास विशेषता रही थी। तो उसने जो पहला काम किया वो उसने किया वैवाहिक संबंध। उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे राज्यों या दूसरे जनपदों के साथ में वैवाहिक संबंध बना लिए। ठीक है, तो आस पड़ोस के राज्यों के साथ में उसने वैवाहिक संबंध बनाकर अपने राज्य को सुरक्षित करने की सोची, क्योंकि विवाह होने से क्या है कि उनके बीच में मित्रता एक तरह से पक्की हो जाती है, और बातों के बजाय ऐसे मित्रता अधिक स्थायी भी रहती है, और रिश्तेदार होने के कारण वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते और एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। अब मैं आपको बात करता हूं कि उस समय स्थिति क्या थी कि जैसे ये मगध है, मगध में यहां पर वंजी है, इधर अंग हो गया, कौशल हो गया, अवंती हो गया। ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ है। अब उसने वैवाहिक संबंध बनाकर इनमें से अगर कोशिश करता है मित्र बनाने की, तो वो उसके सपोर्टर हो जाएंगे, और एक से तो शत्रुता खत्म हो जाएगी, एक तरफ से तो उसकी सोच खत्म हो गई, प्लस ये दो लोग मिलकर किसी पर भी आक्रमण कर सकते थे। तो उसने क्या सबसे पहले ये कोशिश की कि मुझे किसी प्रकार से वो मुझे वैवाहिक संबंध बनाकर मित्रता करनी चाहिए, और वैवाहिक संबंध के द्वारा मित्रता जो होती है वो अधिक समय तक स्थायी होती है। तो अब उसने क्या किया कि जो ये अपने उस समय एकदम से स्थिति ऐसी बनी, तो उसने यह कहा कि मैं आसपास के क्षेत्रों से संधि स्थापित कर लूं, आसपास के क्षेत्रों से राज्य में अपने बात कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसने सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाने की कोशिश की, और ये वैवाहिक संबंध उसने 4 देशों के साथ बनाए। 4 जो उस समय के महाजनपद है उनके साथ में उसने वैवाहिक संबंध बनाए। कौशल राज्य में, पड़ोसी राज्य है कौशल, ठीक है, कौशल में उस समय प्रसेनजीत शासक था, तो कौशल में प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, प्रसेनजीत की बहन है महाकोशला, महाकोशला से उसने विवाह कर लिया। ठीक है,
प्रसेनजीत की बहन है महाकोशला, उससे विवाह कर लिया। तो अब क्या है, प्रसेनजीत जो है वो मगध का मित्र बन जाता है। प्रसेनजीत उस समय का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक है। ठीक है, तो इसलिए अब उसके पश्चात उसने क्या किया है कि आसपास के क्षेत्रों पर कंट्रोल करने के लिए उसने और काम करना शुरू कर दिया। अब आसपास के क्षेत्रों पे उसने अधिकार करना था। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह हो गया। अब कौशल उसका मित्र बन गया और कौशल का जो अधिकार है वो था काशी पर। किस पे था? काशी पर। काशी जो राज्य है, काशी महाजनपद है, उस पर अधिकार था कौशल राज्य का। अब प्रसेनजीत ने क्या किया कि अपनी बहन महाकोशला के लिए उसने दहेज में दे दिया। दहेज क्या दिया? काशी का प्रांत। दहेज में क्या दिया? काशी का प्रांत। और किस लिए दे रहा काशी का प्रांत? ताकि उसके बहन के साज श्रृंगार और उसके जो खर्च हैं, निजी खर्च हैं, उसकी पूर्ति कहां से होगी? काशी प्रांत की आय से। यानी काशी से जो आय मिलेगी वो आय पे अधिकार किसका है? महाकोशला का है। महाकोशला के निजी जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति काशी प्रांत की आय से होगी। तो इससे क्या है, कौशल राज्य मगध का मित्र बन गया, वैवाहिक संबंध बन गया, प्लस काशी का प्रांत भी मिल गया। तो अब काशी राज्य मिल गया, तो इससे क्या उसके राज्य में वृद्धि हुई, और राज्य में वृद्धि होने के साथ में पड़ोस में एक शक्तिशाली मित्र भी बन गया। अब दूसरा जो किया है वो है वंजी। वंजी के राजा है चेटक। उनकी पुत्री है चेल्लना। चेटक की पुत्री थी चेल्लना, और उनसे वो शादी कर लेते हैं। तो इस प्रकार में जो उस समय का गणतंत्र था वो भी उनके पक्ष में आ जाता है, उनके पक्ष में आ जाता है। अब यह कैसे आता उनके पक्ष में? क्योंकि उनका कंट्रोल उस समय इस पे बना हुआ था। कौशल के साथ में उनके वैवाहिक संबंध बन गए, बगल में शक्तिशाली शासक आ गया। चेटक ने चेल्लना की शादी इनसे करवा दी, ठीक है, और चेल्लना की शादी इनसे होती, अब क्या जो बगल का वंजी संघ है वो भी अब इनका सपोर्टर बन गया। वंजी संघ सपोर्टर बन गया। अब इसके बाद में विदेह राज्य की राजकुमारी थी क्षेमा। विदेह राज्य की राजकुमारी थी क्षेमा, उससे भी उन्होंने शादी की थी। तो विदेह राज्य के साथ में भी उनकी मित्रता हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उनके वैवाहिक संबंधों से आस पड़ोस के जो राज्य है वो उनके सपोर्टर बन गए। और इस प्रकार कहा जाता है कि इसके अलावा विदेह कुमारी और अन्य राजकुमारी के साथ में उन्होंने शादी की थी। विदेह कुमारी से शादी की है, विदेह कुमारी से शादी की उन्होंने। और महावग एक किताब है जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि जो ये बिंबिसार है इनकी 500 रानियां थी। इनकी कितनी रानियां थी? 500 रानियां थी। तो बिंबिसार की टोटल कितनी रानियां बताई गई थी? 500 रानियां बताई गई थी। महावग किताब है जिसके अंदर ये बात की गई कि महावग में ये बात की गई कि आखिरकार जो है बिंबिसार है उनकी 500 रानियां थी, इनमें विदेह कुमारी थी। विदेह कुमारी से ये क्या है, उन्हें अजातशत्रु की प्राप्ति होती है। और ये क्षेमा जो पंजाब क्षेत्र है वहां से है, वंजी जो क्षेत्र है वहां से चेल्लना थी, और महाकोशला कौशल राज्य से थी। अब इस प्रकार उनका वंजी और आसपास के क्षेत्रों के साथ क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाता है। अब इसका मैत्रीपूर्ण संबंध और किसके साथ है? मैत्री किसके साथ की इन्होंने?
इन्होंने मैत्री की अवंती राज्य से, अवंती राज्य से। अवंती में जो शासक वो है चंड प्रघोत। कौन है? चंड प्रघोत था। अवंती जो देश है उनके नीचे दक्षिणी भाग का हिस्सा है। चंड प्रघोत उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था, यानी जिसके भय के कारण कौशल राज्य भी डरता था उससे, आसपास के सभी शासक उनसे डरते थे, चंड प्रघोत से। चंड प्रघोत उस समय का शक्तिशाली शासक है अवंती राष्ट्र का, और अवंती राज्य उस समय का संपन्न राज्य माना जाता था, अच्छा राज्य माना जाता था। चंड प्रघोत वहां का शासक था। चंड प्रघोत ने वहां पर क्या अपनी व्यवस्थाएं कायम कर रखी थी। अब चंड प्रघोत क्या है कि चंड प्रघोत को हो गया पांडु रोग। पांडु रोग हो गया, उसे पेचिस की बीमारी हो गई, उसे बीमारी हो गई जिसके कारण क्या है कि उस रोग के कारण उसको काफी परेशानियां हो रही थी। आसपास के वैद्यों को उसने दिखा दिया। पांडु रोग के कारण वो काफी ज्यादा कह सकते हो कि बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गया, उसके यानी जीवन सही तरीके से नहीं चल रहा था। तो बीमारी के कारण वो काफी परेशान था। पूरे भारत के वैद्यों को दिखाया परंतु उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। तब बिंबिसार का एक राजवेद था जीवक। इसका राजवेद था जीवक बिंबिसार का। तो बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार ने जीवक को भेजा चंड प्रघोत के पास में। बिंबिसार ने जीवक को भेजा चंड प्रघोत के पास में, और जीवक ने उसकी बीमारी का हल खोज लिया और उसको रोग से मुक्ति दिला दी। अब क्या है, चंड प्रघोत पांडु रोग से मुक्त हो गया। रोग मुक्त होने के कारण क्या है कि उसकी मैत्री हो जाती है बिंबिसार के साथ में। इस प्रकार क्या है कि चंड प्रघोत उनका घनिष्ठ मित्र बन जाता है और एक दूसरे की रोग के समय सहायता करने के कारण यह मैत्र बन जाते हैं। फिर कहा जाता है कि गांधार जो क्षेत्र है, गांधार क्षेत्र के राजा ने भी इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए पत्र भेजे, तो गांधार के साथ भी मित्रता थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कई और राज्य थे जिनके साथ में बिंबिसार की मित्रता थी। अब उसने विजय कहाँ पे प्राप्त की? अब जहां पर ये सब काम नहीं हो रहा, जहां पर मित्र नहीं बन रहा है, वैवाहिक नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसने तीसरा काम क्या किया? उसने तीसरा काम किया है वहां पर अटैक करके। ठीक है, अब अटैक करने के लिए उसने क्या किया? उस समय उसका एक और राज्य था, यानी अवंती नीचे से सुरक्षित है, पूर्व पश्चिम से सुरक्षित हो गया। अब जो भाग बचा, अंग राज्य बचा, ठीक है, और अंग देश पर उसने क्या है? विजय अभियान की। अंग पर उसने अंग विजय की उसने, क्योंकि अंग राज्य उसका पड़ोसी था और उसका शत्रु भी था। तो उस समय जो अंग है वहां का राजा कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त था। उससे मित्रता के प्रयास किए, वैवाहिक संबंध के प्रयास किए, परंतु सफल नहीं रहे। तब बिंबिसार ने सेना भेजकर बृहदत्त को क्या है? परास्त कर दिया और अंग राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। विशाल सेना भेजकर बृहदत्त को युद्ध में परास्त किया और उसकी हत्या कर दी, और अंग राज्य को मगध में मिला लिया। अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। अब क्या है कि मगध में मिलने के कारण क्या है? अब जो है उसका राज्य सुरक्षित हो चुका पूर्ण रूप से। दो उसके पड़ोसी तो रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनके साथ वैवाहिक संबंध थे। ऊपर वाला अंग राज्य है, वहां पर उसने विजय करके उसको अपने अधिकार में कर लिया। नीचे जो अवंती राष्ट्र था वहां पे अपना वैद्य भेजकर उससे सिंपैथी ले ली है और उसको मित्र बना लिया। तो अंग राज्य पर विजय प्राप्त कर ली मगध ने, और अजातशत्रु फिर क्या है, यहाँ पर जो अंग राज्य ने पर विजय प्राप्त करने बाद में इसे अपने राज्य में मिलाया, न कि इसको विजय करने बाद छोड़ दिया नहीं है, उसको विजय प्राप्त करके अपने राज्य में मिला लिया और जाके आगे जाके ये मगध राज्य का ही हिस्सा बना रहा। आगे के समय में ये मगध राज्य का हिस्सा बना रहा। अब कहते हैं कि आगे बिंबिसार का क्या हुआ? अब बिंबिसार का धर्म क्या है? धर्म की बात करते हैं कि आखिरकार जो बिंबिसार है वो किस धर्म का अनुयायी था या कौन सी चीज को वो मानता था। ठीक है, तो बिंबिसार के धर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बिंबिसार जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, अपनी सत्ता को संतुष्ट किया, परंतु उसने
क्या है कि एक ऐसा काम भी किया उसने आसपास के क्षेत्रों पर ताकि उसका राज्य सुरक्षित रहे, किसी और प्रकार का उसे भय ना रहे। तो इसके लिए उसने क्या किया है कि जो अभी ये इसका धर्म है, धर्म की बात करते हैं तो जो महावीर स्वामी है इनके समकालीन है और महात्मा बुद्ध भी इनके समकालीन है। तो जो बिंदुसार थे, बिंबिसार थे, ये दोनों समय के समकालीन है। जैन धर्म के स्वामी के समकालीन है और बौद्ध धर्म के समकालीन है। महावीर स्वामी के पास वो क्यों गए? क्योंकि चिल्लना ने आग्रह किया। चिल्लना उनकी पत्नी थी, चिल्लना उनकी पत्नी थी और महावीर स्वामी की क्या मौसी लगती थी। ठीक है, महावीर स्वामी की तो मौसी लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी मां भी क्या है, चेटक की पुत्री है, तो मौसी लगती थी आपस में। तो इसके कारण क्या है, चिल्लना ने आग्रह किया महावीर स्वामी के पास जाने के लिए। तो बिंबिसार जो है महावीर स्वामी से मिले और उनके अनुयायी हो गए। फिर महावीर स्वामी बाद में महात्मा बुद्ध के समय ये महात्मा बुद्ध से मिले और उनके अनुयायी भी हो गए थे। यह हिंदू धर्म को मानने वाले थे, परंतु इन्होंने इन दोनों को भी माना। इन्होंने इनकी मनाही नहीं की, इनको भी फॉलो किया और उन्होंने अपने धर्म को भी फॉलो किया था। महात्मा बुद्ध को वो इसलिए मानते थे क्योंकि वो उन्हें अपना मित्र मानते थे। महात्मा बुद्ध को वो अपना मित्र मानते थे, इसी कारण क्या महात्मा बुद्ध के वो अनुयायी हो गए। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही इनके अनुयायी रहे। वो अब ये अलग अलग ग्रंथ ये बातें करते रहते कि महावीर स्वामी के अनुयायी थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु ये दोनों ही बातें सही है कि वो दोनों के अनुयायी थे, क्योंकि दोनों ही उसके समकालीन है और दोनों को उन्होंने सपोर्ट किया है, दोनों को दान भी दिया है उन्होंने। तो इस प्रकार ये इनका रहा। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु। जो बिंबिसार है उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। अब हम बात करते हैं बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई है। तो जो बिंबिसार हैं वो एक ऐसे शासक थे जिनकी मृत्यु यानी ऐसे समय पे हुई जो कि एक कह सकते हो विकट स्थिति है। महात्मा बुद्ध यानी जो बौद्ध ग्रंथ है और जो जैन ग्रंथ है, इन दोनों में इनका वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। कारण दोनों एक ही बताते हैं, कारण दोनों के दोनों एक ही बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? अजात शत्रु ने हत्या की, अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, ये बताते हैं। दोनों किताबें बताती हैं। कारण क्या है? जो जैन ग्रंथ है उनमें एक कहानी मिलती है। क्या मिलती है? कि चेलना के बेटे थे दो, चेलना के दो बेटे थे। कौन कौन? हल बेहल, हल और बेहल। इन दोनों के पास में 18 लड़ियों का हार था। 18 लड़ियों का हार था। 18 लड़ियों का हार है इनके पास, हीरे का हीरे का 18 लड़ियों का हार था और एक अच्छा उत्कृष्ट हाथी भी इनके पास में था। ठीक है। अजात शत्रु ने इनसे यह मांगा। ठीक है। तो एक ये बात बताई जाती है कि आखिरकार ये रहा। तो इसमें भी वर्णन मिलता है कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करने के बाद में ये ड्रामा भी किया, यानी आसपास के अपने भाइयों को प्रताड़ित किया है। जैन ग्रंथों में इस तरह का वर्णन मिलता है कि आखिरकार उसने प्रताड़ित किया अपने भाइयों को भी और अपने पिता को भी। उल्लेख ये मिलता है, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ ये बोलते हैं कि अजात शत्रु ने जो है अपने पिता को कैद कर लिया, जेल में डाल दिया। जैन ग्रंथ बोलते हैं कि ये जो अजात शत्रु है, इन्होंने जो अपने पिता को कैद करने के बाद में उन्हें बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया। उनको खाना पीना नहीं मिलता था। अब उन्होंने क्या है, परेशान होकर आखिरकार क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि
वो कैद में थे, परेशान थे और अजातशत्रु उन्हें परेशान कर रहा था। तभी क्या होता है कि अजातशत्रु एक बार उधर जाते हैं और वो उनकी हत्या कर देते हैं, बिंबिसार की हत्या वो कर देते हैं। वहीं पर जो बौद्ध ग्रंथ है वो ये बोलते हैं कि वो उन्हें परेशान कर रहे थे, परंतु जब परेशान कर रहे थे उनको कैद में डाल रखा था, शासक बन जाते हैं, परंतु वो अपने पिता को नहीं मारना चाहते थे। उनको जब ये ग्लानि हुई कि मुझे अपने पिता को ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो अपने पिता से मिलने गए, ठीक है। और जब वो अपने पिता के पास तेजी से भागते हुए गए तो बिंबिसार ने सोचा कहीं वो मुझे मारने आ रहा है, इसलिए उन्होंने खुद की हत्या खुद ही कर दी, उन्होंने खुद को कटार घोंप दी और इस प्रकार जो है बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। परंतु ये बात सिद्ध है कि अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार को कैद में डाला था, कैद में ही उनको यानी काफी समय रहना पड़ा और वहां पर उनको क्या है मृत्यु प्राप्त होती है, कैद में रहते ही उनको मृत्यु प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में जो अगला शासक है वो बैठता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर जेल में डालकर ही गद्दी प्राप्त की थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा बिंबिसार आज कंप्लीट हो जाता है।